हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज़ में लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। पहले ये हमारा लेक्चर है, इसका हमारा मेन मोटिव क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसमें हम जानेंगे कि हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन लाइक हम स्टेटमेंट बोलते हैं ना, स्टेटमेंट बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं। तो सेम एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारी कमांड होती है। मतलब ये कंप्यूटर को बताती हैं कि कंप्यूटर को क्या काम करना है, एक कमांड की तरह होती है। जैसे हिंदी में हम वाक्य बोल देते हैं, इंग्लिश में हम स्टेटमेंट बोलते हैं, सेम एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है 4 टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फर्स्ट वन हमारी डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, थर्ड वन इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड लास्ट फोर्थ वन इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा डेटा टाइप इंस्ट्रक्शन क्या होती है। डेटा टाइप हमारे क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में कुछ 5 कीवर्ड्स हैं जिनको हम डेटा टाइप भी बोलते हैं। डेटा टाइप इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमको खुद से बनाने होते हैं। बट बिन में हमारे पास 5 डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड, जिनमें हम स्टार्टिंग में पहले 4 की बात करेंगे। वॉइड की बात हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम वॉइड की बात करेंगे। अभी हम इन कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल की बात करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में कीवर्ड्स के बारे में बताया था कि हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में। मतलब देखिए, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो कीवर्ड हैं और डेटा टाइप हैं, दोनों हैं, उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब कि कीवर्ड तो हैं और वो हमारे डेटा टाइप भी हैं, बोथ हैं, कीवर्ड एंड डेटा टाइप। उनको हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैंने देखो यहाँ पे रेड कलर से देखो डबल, इंटीजर, वॉइड, फ्लोट एंड कैरेक्टर रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ये जो 5 वर्ड है ना, आपको जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें एज अ डेटा टाइप मिलेंगे ये 5 वर्ड। ठीक है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, एक लाइन में देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर ए बी इज इक्वल टू 5, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल। अब सबसे मेन फंडा सुनिए, एक लाइन में हम एक से ज़्यादा डेटा टाइप नहीं होने चाहिए, नहीं लिख सकते हम एक से ज़्यादा डेटा टाइप एक सिंगल लाइन में। लाइक मैंने देखो लिखा है कि इंटीजर डेटा टाइप है, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया हुआ है। ठीक है, इंटीजर हमारा डेटा टाइप है। जब कंपाइलर इसको देखता है ना, इस वर्ड को देखेगा, तो उसको समझ आ जाएगा कि आप एक वेरिएबल बनाने वाले हो। इस डेटा टाइप को देखते ही हमारे कंपाइलर को ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने वाले हो। अब बात आती है वेरिएबल क्या होते हैं। वैसे तो मैं ये सारा वेरिएबल का कंसेप्ट अपनी पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल मेमोरी में लोकेशन को दिया हुआ नाम होता है। ठीक है, ये जो आपकी लोकेशन है ये वाली, इसको दिया हुआ नाम है। जैसे ए और बी हमारे वेरिएबल है और लोकेशन का नेम है। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते टाइम सबसे पहले हमें ये देखना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एक प्रोग्राम आप जब भी बनाते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमें अपने प्रोग्राम में कितने डेटा को हैंडल करना होता है। जितने डेटा को हमें प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करने के लिए रखना है ना, उन्हें वेरिएबल में स्टोर करना होता है। जितने भी डेटा को आपको प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करना है, उन्हें आप वेरिएबल में स्टोर करोगे।
तो हमें वो डिफाइन करना होगा कि कितने वेरिएबल प्रोग्राम में बनाए जाए। ठीक है, अब इन डेटा टाइप डिक्लेरेशन के द्वारा, जो हमने डेटा टाइप डिक्लेरेशन है इसकी हेल्प से हम ये तय करते हैं कितने जो वेरिएबल हैं उनको स्टोर करना है और क्या मतलब उनका नाम होता है या कितने डेटा टाइप चाहिए, मतलब ये सब कुछ हम किसके हेल्प से डिसाइड करते हैं, डेटा टाइप डिक्लेरेशन की हेल्प से। अब कंपाइलर को इन डेटा टाइप डिक्लेरेशन को देख के पता लगता है कि कितने वेरिएबल आपने प्रोग्राम में बनाए हैं। इन डेटा टाइप को देखकर ही कंपाइलर जान पाता है कि आपने कितने वेरिएबल अपने प्रोग्राम में बनाए हैं। लाइक देखिए, पहली लाइन देखिए इसकी आप, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी को अब कुछ स्पेस चाहिएगा मेमोरी में, बिल्कुल। अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, वेरिएबल को लिया है, तो उनको स्पेस तो चाहिए, बिकॉज ये ए और बी क्या है, जो स्पेस है, जो मेमोरी में लोकेशन है, उसी को दिया हुआ नाम ही तो है। ठीक है, सेम एज देखिए, फ्लोट में के लिया हुआ है मैंने, कैरेक्टर में CH और M लिया हुआ है और डबल में मैंने D1 लिया है। ठीक है, फिर बात यह है कि कोई भी डेटा टाइप हो, वेरिएबल बनाना उसका मेन पॉइंट है। ठीक है, ये अलग अलग डेटा टाइप है, इनसे क्या फ़र्क होता है कि जैसे अगर आपने इंट लिखा है तो उसकी हेल्प से बनने वाला जो वेरिएबल होगा ना वो 2 बाइट मेमोरी लेता है, इंट की हेल्प से बनने वाला वेरिएबल। सेम एज अगर आप फ्लोट की हेल्प से कोई वेरिएबल बना रहे हो तो वो हमारा लेगा 4 बाइट, इंट लेता है हमारा 2 बाइट और कैरेक्टर हमारा 1 बाइट लेता है और डबल हमारा लेता है 8 बाइट। ठीक है, 8 बाइट। क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि हमारे कितने टोटल वेरिएबल यहाँ बन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इंट में मैंने ए और बी 2 वेरिएबल बनाए, फ्लोट में मैंने के 3rd वेरिएबल, कैरेक्टर में भी मैंने 2 बनाए हैं, 5 और डबल में मैंने 1 वेरिएबल बनाया। टोटल 6 वेरिएबल मेरे यहाँ पर बने रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इंटीजर से जो बनने वाला वेरिएबल है वो होगा हमारा इंटीजर कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं ना। फ्लोट से बनने वाला और जो डबल से बनने वाला है वो होगा मेरा रियल कांस्टेंट। एंड लास्ट जो कैरेक्टर से बनने वाला मेरा जो वेरिएबल होगा वो होगा मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है, इंटीजर इज इक्वल इंटीजर ए कॉमा बी इज असाइन ऑपरेटर इज 5। ये जो मैंने इक्वल है ना, ये इसको इक्वल नहीं बोलोगे आप, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये इक्वल नहीं होता b = 5, मतलब मैं इसका मतलब होता है b में 5 को असाइन कर दिया है। ठीक है, इक्वल टू नहीं होता। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, a और b की वैल्यू को क्या मैं कर दिया है, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए b में अब जो मेरा 5 है, यहाँ पे मैंने b = 5 लिखा है। जो मेरा 5 है वो मेरा कहाँ जाकर स्टोर होगा, वो मेरा स्टोर होगा b में जाकर। ठीक है, a में अनप्रिडिक्टेबल नंबर है, a में मैंने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया। जहाँ पर हम इनिशियलाइज नहीं करते वैल्यू में, वेरिएबल में कुछ भी कोई भी वैल्यू अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। ऐसी वैल्यू को आप गार्बेज वैल्यू बोलते हो, जो हमने नहीं रखी है। तो सभी वेरिएबल में जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया हुआ उसमें गार्बेज वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, हम डिक्लेरेशन के बाद भी वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहले हम डिक्लेयर कर दें, उसके बाद हम वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करें तभी आपको इनिशियलाइजेशन करना है। ऐसा कोई मैंडेटरी पॉइंट नहीं है यहाँ पे, आप बाद में भी वैल्यू को वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो। ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कंपाइलर के लिए होते हैं ताकि कंपाइलर को वेरिएबल के नाम का पूरा पता चल सके, और अगर पूरे प्रोग्राम में नाम का यूज़ करेंगे तो कंपाइलर उसके मीनिंग को जान पाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा
कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होता है, कैसे हम करते हैं। ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हैं, इनके अलावा जो भी लाइन आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, एक तो आपने डिक्लेरेशंस कर दिए, इसके अलावा तो और भी स्टेटमेंट्स और भी लाइंस आपके प्रोग्राम में लिखी होती है, उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, सी लैंग्वेज में ज़रूरी है कि ये ज़रूरी होता है कि एक्शन स्टेटमेंट्स लिखने से पहले आप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखो। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आपने एक्शन स्टेटमेंट्स लिख दिए, उसके बाद आपने डिक्लेयर करा दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया भी है कि आपने एक्शन स्टेटमेंट्स को पहले लिख दिया और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बाद में, तो कंपाइलर हमें यहाँ पे एरर शो करेगा। ये हमारा सी का रूल है। C++ थोड़ा इससे अलग है, यहाँ पे हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि पहले हम एक्शन स्टेटमेंट्स लिख दें, उसके बाद हम अपना डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखें। तो होप फ्रेंड्स आपको ये डिक्लेरेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करने वाले हैं, आगे किस तरीके से हम वेरिएबल्स लेने वाले हैं, किस तरीके से हम डेटा टाइप्स लेने वाले हैं। यहाँ तक समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे फर्दर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।